लेट अस नाउ लर्न अबाउट रेडिएशन। हमने देखा था कि कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में हमें ट्रांसपोर्ट मीडियम के रूप में मटेरियल की नीड होती है। इन मेथड्स में वैक्यूम में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है बिकॉज वैक्यूम में कोई पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वैक्यूम में एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस पर हीट ट्रांसफर रेडिएशन से होती है। रेडिएशन में सोर्स या रिसीवर का मूवमेंट नहीं होता है। हमें सन से अर्थ पर जो हीट मिलती है वो रेडिएशन के फॉर्म में ही मिलती है। इस मेथड में एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसफर होती है एंड इस एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ ऑक्सिलेट करती है एंड वैक्यूम में इन वेव्स की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी कि लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। सभी बॉडीज रेडिएंट एनर्जी एमिट करती हैं, चाहे वह सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। यदि कोई बॉडी अपने टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है तो इसे थर्मल रेडिएशन कहते हैं। रेड हॉट आयरन से प्राप्त रेडिएशन एंड फिलामेंट लैम्प से प्राप्त लाइट थर्मल रेडिएशन का ही एग्जाम्पल है। जब यह थर्मल रेडिएशन किसी बॉडी पर पड़ता है तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है एंड कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। किसी भी बॉडी द्वारा रेडिएशन से एब्जॉर्ब्ड हीट का अमाउंट बॉडी के कलर पर डिपेंड करता है। ब्लैक बॉडीज लाइटर कलर की बॉडी से बेटर रेडिएंट एनर्जी एमिट करती हैं एंड एनर्जी एब्जॉर्ब भी बेटर ही करती हैं। बच्चों, आप सब बचपन से पढ़ते आए हैं कि गर्मी के मौसम में हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ब्लैक कलर के कपड़े हमें विंटर्स पे पहनने चाहिए। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे क्या आप इसको आंसर कर सकते हैं? आप सबने सही सोचा होगा। लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो हीट एनर्जी कम एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी एमिट भी कम ही करेंगे। तो जब गर्मी का मौसम होता है तो ये कपड़े गर्म आसानी से नहीं होते और इसके कारण हमारी बॉडी कूल रहती है। ब्लैक कलर के जो कपड़े हैं वो सन की हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएंगे। इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाएगा, हमें ज्यादा गर्मी लगने लगेगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो ज्यादातर लाइट कलर के कपड़े पहन के खेलते हैं, जिससे उनके कपड़े सन की हीट कम एब्जॉर्ब करें और जो बॉडी की जो हीट है वो अच्छे से रेडिएट भी हो सके। अब हम थर्मोस बॉटल की फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यह बॉटल में फिल्ड कंटेंट एंड सराउंडिंग के बीच हीट ट्रांसफर को मिनिमाइज करती हैं। देखते हैं किस तरह से इसको मिनिमाइज किया जाता है। इसमें डबल वॉल्ड ग्लास वेसल होता है जिसकी इनर एंड आउटर वॉल्स सिल्वर से कोटेड होती हैं। इस कारण से इनर वॉल रेडिएशन को वापस कंटेंट को रिफ्लेक्ट कर देता है एंड सिमिलरली आउटर वॉल बाहर से आने वाली सारी रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है। दोनों वॉल के बीच में जो स्पेस होती है वो इवैक्यूएटेड होती है, दैट इज वैक्यूम से बनी होती है। ये इसलिए होता है कि इनर वॉल और आउटर वॉल के बीच में कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर मिनिमाइज किया जा सके। और ये ग्लास ट्यूब जो है इसको भी एक इंसुलेटेड सपोर्ट दैट इज विच इज मेड अप ऑफ कॉर्क पे रखा जाता है। यह इसलिए करते हैं जिससे कि इस ग्लास ट्यूब का कांटेक्ट विद आउटर पार्ट ऑफ द बॉटल मिनिमाइज्ड रहे। अब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि किसी भी टेम्परेचर पर रेडिएशन में स्मॉल से लेकर लॉन्ग सभी वेवलेंथ्स होती हैं, यानी कि यह एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। अब यदि रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ, जिसे हम स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी भी कहते हैं, का वेवलेंथ के साथ कर्व बनाए तो वह कुछ इस प्रकार से दिखता है जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि यह कर्व टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी होता है। तो बच्चों, अब हम एक सिमुलेशन देखेंगे। उस सिमुलेशन में आपको इन चीजों को ऑब्जर्व करना है। तो सिमुलेशन में सबसे पहले हम एक सोर्स है उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे। तो आपको देखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ जो सोर्स है उसका कलर कैसे चेंज होता है।
आपको ये भी देखना है कि जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है उसका शेप कैसे चेंज हो रहा है, एंड आपको देखना है कि किस वेवलेंथ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलती है इस ग्राफ के अंदर, और यह भी देखना है कि जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है वो कैसे वेरी हो रही है। तो बच्चों, सिमुलेशन को देखते हैं। सिमुलेशन में टेम्परेचर यहां पे आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट यहां पर आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी यहां पे व्हाइट डॉट से दिखेगी आपको, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आपको नीचे इस एक्सिस पे दिखेगी। ठीक है, तो इस सिमुलेशन को स्टार्टिंग से देखते हैं एंड देखते हैं कि अर्थ, लाइट बल्ब, सन एंड सीरियस ए विच इज ऑल्सो अ स्टार, उसके लिए ग्राफ किस तरीके से वेरी करता है। अब हम देखते हैं कि ये टेम्परेचर के साथ किस प्रकार चेंज होता है। यहां पर हम देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर 3000 केल्विन किया जाता है तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी 0.966 माइक्रोमीटर पर मिलती है, एंड टेम्परेचर जब 5800 केल्विन हो जाता है तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमें 0.5 माइक्रोमीटर मिलती है। तो देख सकते हैं कि ये डिक्रीज हो गई है। ऊपर देख सकते हैं सोर्स का कलर भी कैसे चेंज हो रहा है। अब अगर हम सीरियस ए स्टार के लिए देखें जिसका टेम्परेचर 10,000 केल्विन होता है, तो उसके लिए देख सकते हैं हम लोग कि स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी ग्राफ के स्केल से बाहर चली गई, इट इज एक्सट्रीमली हाई, पर उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है वो हमें दिख सकती है यहाँ पे 0.290 माइक्रोमीटर। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया वैसे वैसे वेवलेंथ डिक्रीज होती गई, एंड द कलर ऑफ द सोर्स चेंजेस फ्रॉम रेड टू येलो टू ब्लू। तो अब जो स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स देखे तो पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब द चेंज इन द कलर ऑफ द सोर्स, तो हम बोलेंगे द सोर्स गेट्स ब्लूअर, इट वाज रेड, इट चेंजेस टू येलो एंड हाईएस्ट टेम्परेचर पे इट वाज ब्लू। सेकेंड क्वेश्चन था डिस्क्राइब द चेंज इन द शेप ऑफ द ग्राफ, तो द ग्राफ इज टॉलर एट ऑल वेवलेंथ्स एंड पीक्स फर्दर टू द लेफ्ट, दैट मींस जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा था एंड उसकी पीक ऊंची होती जा रही थी धीरे धीरे। थर्ड क्वेश्चन था हाउ डज द वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी चेंजेस, सो इट इज सिंपल, द पीक शिफ्ट्स टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ्स। हमने देखा था स्टार्टिंग में वेवलेंथ थी 0.966 माइक्रोमीटर, उसके बाद वो 0.5 माइक्रोमीटर हुई, एंड लास्ट में फॉर सीरियस ए स्टार इट बिकेम 0.290 micrometer. So we can say that if there is increase in temperature, then there will be decrease in wavelength. Lambda m वही वेवलेंथ है जिस पर मैक्सिमम स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी मिलती है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से लैम्डा m एंड t के बीच रिलेशन लिखा जा सकता है जो कि होता है लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू बी। बी यहां पर एक कांस्टेंट है जिसे वीन्स कांस्टेंट कहते हैं, एंड इसकी वैल्यू 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होती है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसीलिए आयरन रॉड को हीट करने पर वह पहले डल रेड होती है, फिर रेडिश येलो एंड फाइनली येलोइश व्हाइट कलर की हो जाती है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से ही हम सेलेस्टियल बॉडीज लाइक मून, सन एंड अदर स्टार्स के सरफेस के टेम्परेचर भी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर मैं बोलूं आप एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और आपने 2 स्टार देखे, एक स्टार का कलर आपको ब्लू दिखा एंड एक का कलर आपको रेड दिखा, तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा स्टार ज्यादा हॉट होगा? सोचिए, इसका जवाब है द ब्लू स्टार इज हॉटर देन अ रेड स्टार, और यह हमें मिलता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। होता यह है जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की वेवलेंथ को मेजर करते हैं। जब वो वेवलेंथ मेजर करते हैं तो उसको वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में पुट करते हैं और उससे
हमें सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर पता चल जाता है। सो अगर रेड स्टार है तो उसकी वेवलेंथ आएगी ज्यादा, और ब्लू स्टार है तो उसकी वेवलेंथ जो आएगी वो शॉर्ट आएगी। शॉर्ट वेवलेंथ मीन्स ज्यादा टेम्परेचर होगा, सो ब्लू स्टार इज हॉटर देन अ रेड स्टार।